हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी तक हमने डिस्कस किया शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो हमने बीम के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से बीम होता है, कितने टाइप्स के बीम होता है, और बीम में जो लोड एक्ट करता है उसके कारण उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होता है। उस शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, है ना। तो कोई भी बीम हो, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो या अदर टाइप के बीम हो, उसमें बेंडिंग मोमेंट काम करता है, शियर फोर्स काम करता है, और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के कारण उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, तो किस तरीके से स्ट्रेस पैदा होता है इसके बारे में ही आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। इसके अंदर हम लोग प्योर बेंडिंग, एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बेंडिंग इक्वेशन के बारे में भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखिए, स्ट्रेस को पढ़ने के लिए आपको बेंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर बेंडिंग के बारे में या सिंपल बेंडिंग के बारे में। तो बीम में प्योर बेंडिंग क्या होता है, सिंपल बेंडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक बीम है, ABCD बीम, जो कि एक ओवर हैंगिंग बीम है। इसमें A और B पे दो सपोर्ट्स हैं, A से C और B से D ये ओवर हैंग है। इस बीम में पॉइंट C और D पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में W पॉइंट लोड एक्ट करा रहे हैं। तो C पे W पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसी तरीके से पॉइंट D में W पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बीम में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस बीम के कारण इसमें कितना रिएक्शन आएगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये RA और RB दोनों ही सपोर्ट पे रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगा W के बराबर। इसको आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस बीम में जो लंबाई है A से C ये A है, B से D ये लंबाई A है, और A से B जो लंबाई है वो L है। तो ये लंबाई दिया हुआ है, तो इजीली हम इस बीम पे रिएक्शन पे लगने वाले रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें RAW और RBW ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद इस बीम में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो इजीली आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्शन मेथड अप्लाई करते हुए, है ना। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स है आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इस बीम में हम कैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, SFD BMD। तो सबसे पहले हम SFD ड्रॉ करते हैं। तो SFD ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि A से C में जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और B से D में भी शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। और इस डायग्राम से आपको ये भी क्लियर होगा कि A से B शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। क्लियर है, तो शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। A से C शियर फोर्स हमें W के बराबर मिलेगा, और B से D शियर फोर्स W के बराबर मिलेगा। A से C में पॉजिटिव शियर फोर्स और B से D में जो है वो निगेटिव शियर फोर्स मिलेगा। और A से B के बीच में या A से B में हमें शियर फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगा इस बीम के लिए। क्लियर है, तो ये शियर फोर्स डायग्राम हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें पता है, C और D पे 0 बेंडिंग मोमेंट, A और B पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें W इंटू A के बराबर मिलेगा। तो A से B के बीच बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि W इंटू A के बराबर है। क्लियर है, तो इस ओवरहैंगिंग बीम के प्रॉब्लम में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि A से B तक शियर फोर्स की वैल्यू 0 है,
और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ए से बी में केवल बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है, ना कि शियर फोर्स। ठीक है, तो बीम की वह लंबाई जिसमें शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट काम करे, तो उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग कहते हैं। या इस तरीके का जब भी होता है किसी बीम में तो प्योर बेंडिंग कहलाता है। तो जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट वैल्यू हो, उस पूरे लंबाई को हम प्योर बेंडिंग कहते हैं, या उस बीम की जो लंबाई वो प्योर बेंडिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो इस पूरे लंबाई में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, है ना, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, तो जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो केवल बेंडिंग मोमेंट के कारण इंड्यूस होगा, पैदा होगा, ना कि शियर फोर्स के कारण। तो इस तरीके का जो फिनोमिना होता है किसी भी बीम में, उसको हम प्योर बेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग जो है, देखिए ए से बी ये लंबाई प्योर, इसमें कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है और शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो इस एग्जांपल में ए से बी ये लेंथ क्या कहलाएगा, प्योर बेंडिंग के अंदर कहलाएगा, या इसको हम सिंपल बेंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ए से बी के बीच में इस बीम में, वो शियर फोर्स के कारण इंड्यूस नहीं होगा, बल्कि बेंडिंग मोमेंट के कारण होगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आएगा वो बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगा, ड्यू टू प्योर बेंडिंग, ड्यू टू सिंपल बेंडिंग। क्लियर है, इस स्ट्रेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन से स्ट्रेस, जो बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है बीम में, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। तो प्योर बेंडिंग का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, प्योर बेंडिंग को समझ रहे हैं, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि प्योर बेंडिंग के लिए कौन कौन से एजम्पशन लेना है। तो सबसे पहला एजम्पशन ये लेना है कि जो भी बीम है, जो भी मटेरियल से बना हुआ है, हम ये लेंगे कि वो मटेरियल क्या है, होमोजीनियस है, पूरे थ्रू आउट होमोजीनियस है, मतलब पूरे लंबाई में हर एक पॉइंट पे क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो भी जिस भी मटेरियल से वो बीम बना हुआ है उसमें किसी भी तरीके का एरर, क्रैक्स या वहाँ पे कोई भी मिलावटी नहीं है, उसके हर एक जगह पे प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। तो होमोजीनियस हमने लेके चला, ये हमने एजम्पशन मान लिया। दूसरा एजम्पशन ये माना कि जो भी बीम है वो हुक के लॉ को फॉलो करेगा। हुक के लॉ को फॉलो करेगा मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट हम उसमें लोड अप्लाई करेंगे और वहाँ तक स्ट्रेस जो पैदा होगा उसमें स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तो हुक का नियम को फॉलो कर रहा है या हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है जो भी बीम है, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये प्योर बेंडिंग के लिए हमने एजम्पशन लिया। नेक्स्ट एजम्पशन ये लिया कि जो भी मटेरियल से बना हुआ है बीम, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक फाइबर पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का जो वैल्यू है कांस्टेंट है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। चाहे उसमें टेंशन फोर्स लगे या कंप्रेशन फोर्स लगे, हम हर एक फोर्स के लिए ई की वैल्यू कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। बीम को जब बेंड करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो प्लेन रहता है बेंडिंग से पहले, और बेंडिंग करने के बाद वो थोड़ा सा कर्वी शेप में हो जाता है। तो हमने क्या एज्यूम किया भी, बेंडिंग से पहले भी वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो प्लेन था, और बेंड होने के बाद भी वो क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेन ही रहेगा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये एजम्पशन हमने लेके चला। नेक्स्ट एजम्पशन आपको क्या लेके चलना है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे बीम है, पूरे लंबाई में अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लीजिए, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। नहीं वहाँ पे रिजल्टेंट पुश फोर्स काम करेगा, नहीं किसी तरीके का रिजल्टेंट पुल फोर्स काम करेगा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम लोड अप्लाई करते हैं बीम में, तो बीम में जो लोड एक्ट करता है वर्टिकल लोड एक्ट करता है, और जो वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा है वो वर्टिकल प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है ना, और उसी प्लेन पे ही बेंडिंग होता है। तो जिस प्लेन में बेंडिंग हो रहा है उसी प्लेन पे ही सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब अदर प्लेन में फोर्सेस वहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, जिस प्लेन के अकॉर्डिंग बेंडिंग होगा बीम में उसी प्लेन पे ही सारे फोर्स एक्ट करेगा, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं।
तो ये सारे एजम्पशंस है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, जब बेंड होगा तो ये कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बीम, तो उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिलता है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस बीम के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में। तो ये ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमने एज्यूम किया हुआ है और इसी एज्यूमशन को ध्यान रखते हुए आपको थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग को समझना है और बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए कोई भी बीम है, इस तरीके से हमने बीम ले लिया और इसको हमने बेंड किया फोर्स अप्लाई करके। तो बेंड कब होगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस बीम में बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। उसी एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट के कारण ये बेंड हो जाता है। मान लो इस बीम को हमने ऊपर की तरफ बेंड किया, तो ऊपर की तरफ बेंड करोगे तो आप क्या पाओगे कि ये जो बीम है उसके टॉप सरफेस पे, आप देखिए टॉप सरफेस पे क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और नीचे वाला सरफेस पे क्या होगा, इलॉन्गेशन आएगा, है ना। तो टॉप सरफेस या टॉप लेयर पे इसकी लंबाई कम हो जाएगी और नीचे वाला सरफेस को आप देखोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम बीम को बेंड करते हैं तो उस एक लेयर या जिधर भी हम, मान लो इस केस में हम देखेंगे तो अपर लेयर क्या होगा, इसकी लंबाई कम होगी और डाउन ये अब नीचे के लेयर में देखेंगे बॉटम लेयर पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर का जो लेयर है, ऊपर के जो फाइबर का लेयर है इसकी लंबाई कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्रेसिव लोड ऐड करेगा और कंप्रेसिव लोड ऐड करेगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगा। उसी तरीके से नीचे के जो लेयर्स है इस बीम में उसमें लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ने के कारण, लंबाई कब बढ़ती है, जब टेंशन फोर्स ऐड करे, और टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है इस लेयर पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब इस बीम के नीचे वाले लेयर्स में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा। क्लियर है। तो ये बेंडिंग थ्योरी है कि जब हम बेंड करते हैं तो उस बीम में या जिस बीम को हम बेंड कर रहे हैं उसके एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, दूसरी तरफ टेंसाइल स्ट्रेस आता है। अगर लेयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बीम है, तो ये एक लेयर हम कंसीडर करते हैं नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ लेयर, और इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे बेंड करेंगे तो ऊपर वाला जो लेयर है वो सिकुड़ेगा, उसकी लंबाई कम होगी, और नीचे वाले लेयर फैलेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, है ना। तो नीचे वाले लेयर में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और ऊपर वाले लेयर में क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बीच में कहीं पे एक ऐसा लेयर होगा, मान लो ये रेड कलर का लेयर हमने ले लिया, तो एक ऐसा लेयर होगा जहाँ पे जिस लेयर की लंबाई न तो कम होगी न ही बढ़ेगी। ठीक है, तो कि कोई भी बीम जो बेंड हो रही है उसमें एक ऐसा लेयर होता है जिसकी लंबाई न तो कम होती है न ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके का जो लेयर होता है उस बीम में, उस लेयर को हम कहते हैं न्यूट्रल लेयर, या उसको हम न्यूट्रल सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस केस में आप देखेंगे तो न्यूट्रल लेयर है और न्यूट्रल लेयर के ऊपर जो लेयर्स है उसकी लंबाई कम होती जाएगी, तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा बेंड होने के कारण, और न्यूट्रल लेयर के नीचे इसकी लंबाई बढ़ रही है लेयर्स की, तो न्यूट्रल लेयर के नीचे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। क्लियर है। तो ये इट इज़ द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे आप एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं कि न्यूट्रल लेयर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो इसके पास वाले लेयर में इसकी लंबाई बहुत कम घटेगी, जैसे ऊपर जाते जाएंगे न्यूट्रल लेयर से दूर जाते जाओगे ऊपर तो लेयर की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल लेयर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैसे ही न्यूट्रल लेयर से नीचे की बात करें तो न्यूट्रल लेयर से नीचे जाएंगे उसके पास, तो वहाँ पे उसकी लंबाई जो है कम बढ़ेगी, जैसे और नीचे जाएंगे तो लंबाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे तो लेयर की जो लंबाई है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट या ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ये काफ़ी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल लेयर से नीचे जितना आप दूर जाते जाओगे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो
जिस अलग अलग लेयर में हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे बीम को, और न्यूट्रल लेयर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होते जाता है। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल से दूर जाओगे, चाहे ऊपर की तरफ दूर जाइए या नीचे की तरफ दूर जाइए, उसमें लेंथ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल लेयर से जितना ज़्यादा न्यूट्रल किसी भी लेयर पे स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो न्यूट्रल लेयर से पोजीशन पे डिपेंड करती है। क्लियर है? आई होप कि ये थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग आपको समझ में आया होगा। अब ये जो थ्योरी हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि भाई न्यूट्रल लेयर से जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, लेयर में कितना स्ट्रेन आएगा ड्यू टू चेंज इन लेंथ, इसको हम बाय इक्वेशन प्रूव करेंगे। और इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से बेंडिंग इक्वेशन होता है, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बीम है इस तरीके से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड या ड्यू टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट के कारण ही बेंड होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल लोड लगने के कारण ये बेंड होता है, एक्सटर्नल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। तो उसी बेंडिंग मोमेंट एम के कारण ये बीम जो है बेंड हो गया। मान लो इस तरीके से बेंड हो रहा है, इसमें हमने फोर्स लगाया तो ठीक है, तो बेंड होने के कारण क्या होगा, आप देखेंगे कि टॉप वाला जो लेयर है इसकी लंबाई कम हो गई और बॉटम वाले लेयर की लंबाई बढ़ गई, तो ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। तो ये कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस जो यहाँ पे पैदा होगा, इसी स्ट्रेस को हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो बेंडिंग लोड के कारण जो भी स्ट्रेस आएगा वो बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है, और बेंडिंग स्ट्रेस एक तरीके का कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें डिराइव करना है कि कितना स्ट्रेस यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करते हैं बीम में, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए से बी और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया सी से बी। तो इस तरीके से एक छोटा सा एलिमेंटल बीम हमने कंसीडर किया ए बी सी डी। ठीक है, अब जिसकी लंबाई क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स लंबाई के एक बीम एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ, तो इसको हमने बेंड किया तो ए डी लंबाई ए डैश बी डैश ये हो गया, कम हो गया, ए डी की लंबाई कम हो जाएगी, ए डैश बी डी डैश हो जाएगी, और बी सी लंबाई बढ़ जाएगी जो कि बढ़ के बी डैश सी डैश हो गया, है ना। इसका मतलब ये है कि ए डी लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और बी सी लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे पैदा हो रहा है। क्लियर है? तो ये बेंड होने के बाद इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसमें एक न्यूट्रल लेयर भी होता है जिसकी लंबाई परिवर्तन नहीं होती है। मान लो ये एन एन क्या है, न्यूट्रल लेयर है इस बीम में, जो आफ्टर बेंडिंग इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे एन एन की जो लंबाई है जो कि डी एक्स के बराबर है, आफ्टर बेंडिंग एन डैश डी एक्स के ही बराबर होगी, क्योंकि इसकी लंबाई में न तो कमी होती है न ही बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लेयर की लंबाई में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो इसलिए एन एन और एन डैश जो है इक्वल लेंथ होंगे जो कि डी एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे कि ए डैश बी डैश से हमने एक लाइन ड्रॉ किया और सी डैश डी डैश से एक लाइन ड्रॉ किया जो एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये ओ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल थीटा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखेंगे तो बीम जो है कर्व के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। कर्व है तो उसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा, तो ओ इज़ द सेंटर पॉइंट फॉर दिस बीम। ठीक है, अब ये जो बीम है वो आर्क शेप में है तो इसका एक रेडियस भी होगा, तो सेंटर पॉइंट ओ से न्यूट्रल लेयर का डिस्टेंस हम लेते हैं, तो सेंटर पॉइंट ओ से न्यूट्रल लेयर का जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। इसी आर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये आफ्टर बेंडिंग इस तरीके से हमें मिलेगा। अब बेंडिंग होने के बाद इसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल लेयर कंसीडर करते हैं। देखिए स्ट्रेस जो है वो
न्यूट्रल लेयर के ऊपर और न्यूट्रल लेयर के नीचे पैदा हो रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा ना, ये न्यूट्रल लेयर के ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा इस केस में, है ना। तो आप ये जो लेयर हम कंसिडर कर रहे हैं EF, ये आप चाहो तो ऊपर कंसिडर करो या नीचे, हम किसी भी तरफ इस EF लेयर को कंसिडर कर सकते हैं। और ये EF लेयर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इस लेयर पे हम बेंडिंग स्ट्रेस पहले कैलकुलेट करेंगे और उस बेंडिंग स्ट्रेस का यूज़ करके हम पूरे बीम में कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल लेयर से नीचे वाई डिस्टेंस पे एक लेयर EF कंसिडर किया, और जो बेंडिंग के बाद क्या हो गया, F' हो गया, लंबाई बढ़ गई क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा, है ना, लंबाई बढ़ने के कारण। ठीक है, तो जो कि न्यूट्रल लेयर से वाई डिस्टेंस पे है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि DX क्या है, बीम का स्मॉल लेंथ है, या स्मॉल लेंथ का बीम हमने कंसिडर किया जिसको बेंड करने के बाद वो एक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और जो कर्व फॉर्म हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, N न्यूट्रल लेयर है बीम का, और Y जो है वो एक लेयर हमने कंसिडर किया EF, उसका डिस्टेंस है न्यूट्रल लेयर NN से। ठीक है, तो जो हमने लेयर कंसिडर किया EF, उसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले EF में कितना स्ट्रेन पैदा हुआ इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे स्ट्रेन इन लेयर EF ये क्या होगा, तो EF का ओरिजिनल लेंथ क्या है बिफोर बेंडिंग, ये DX के बराबर है, जो कि न्यूट्रल लेयर का लेंथ NN के बराबर ही होगा। तो EF की ओरिजिनल जो लेंथ है वो DX है। आफ्टर बेंडिंग जो लेंथ है EF लेयर का वो क्या हो गया, E' हो गया, और न्यूट्रल लेयर का जो लेंथ है वो N' हो गया। तो न्यूट्रल लेयर की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ओरिजिनल जो लेंथ था न्यूट्रल लेयर का वो उतना ही होगा आफ्टर बेंडिंग, तो N' की वैल्यू DX के बराबर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे N' एक आर्क है और इसका रेडियस R है, और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। तो यहाँ पे हम एक एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और N' की वैल्यू हमें मिल जाएगा R इंटू थीटा। क्लियर है, तो DX की वैल्यू हमें मिल गया R इंटू थीटा, है ना। यहाँ से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से E' आर्क को लेते हुए हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आर्क E' है, रेडियस R प्लस वाई हो जाएगा इस आर्क के लिए, और एंगल थीटा ही है। तो E' आर्क इज इक्वल टू R प्लस वाई इंटू थीटा हमें मिलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ है E' लेयर का आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, आफ्टर बेंडिंग जो लेंथ मिलेगा ये, और ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा R इंटू थीटा। तो ओरिजिनल लेंथ और आफ्टर बेंडिंग जो लेंथ है ये हमें पता है, तो हम कितना स्ट्रेन होगा उस लेयर EF में ये निकाल सकते हैं। तो चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ऐसा करोगे तो स्ट्रेन मिलेगा E' माइनस EF अपान EF, इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। E' की वैल्यू R प्लस वाई इंटू थीटा माइनस R थीटा अपान R थीटा होगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो R थीटा जो है वो कैंसिल आउट होगा, ऊपर जो टर्म है, और ऊपर बचेगा वाई थीटा और नीचे बचेगा R थीटा, थीटा कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली हमें EF लेयर में जो स्ट्रेन पैदा हुआ ये हमें मिलेगा Y अपान R। क्लियर है, आई होप कि स्ट्रेन जो इंड्यूस हो रहा है लेयर EF में इसकी वैल्यू आपको समझ में आया होगा, ये वैल्यू Y अपान R के बराबर होगा। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई EF जो लेयर है उसमें बेंडिंग मोमेंट के कारण, या जो भी मोमेंट लोड लग काम कर रहा है उसके कारण उसमें स्ट्रेस जो पैदा हुआ सिग्मा है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमें पता रहता है, तो इसकी वैल्यू कैपिटल E है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो हुक्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हुक्स लॉ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपान E होता है, क्योंकि सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के अप टू इलास्टिक लिमिट, और हमने एज्यूम भी किया है कि बीम जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो हुक लॉ को अप्लाई करके हम स्ट्रेन की वैल्यू सिग्मा अपान E ये यहाँ से ले सकते हैं। अब स्ट्रेन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है,
तो यहाँ से y अपान आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई हो जाएगा, और इसको आप रीअरेंज करेंगे तो e अपान आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई y हमें मिलेगा। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें इस लेयर EF में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, सिग्मा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगा y इंटू ई अपान आर। तो ये इस बीम के EF लेयर में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है y इंटू ई अपान आर, ये हमें मिल जाएगा। इस इक्वेशन को आप देखेंगे E और R की वैल्यू कांस्टेंट है, और y की जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। देखिए, हम जो लेयर EF ले रहे हैं वो कहीं पे भी ले सकते हैं, ऊपर या नीचे कितने भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो y की वैल्यू ऊपर है, तो y का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल लेयर से जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होगा इस बीम में, चाहे न्यूट्रल लेयर के नीचे दूर जाए या न्यूट्रल लेयर के ऊपर दूर जाए, है ना। जितना आप दूर जाते जाएंगे न्यूट्रल लेयर से उस बीम में उतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होगा, है ना। तो y की वैल्यू पे डिपेंड करता है स्ट्रेस की वैल्यू, है ना। आई होप कि ये स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लेयर पे इस बीम में, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस स्ट्रेस के कारण देखेंगे कि आगे इसमें बेंडिंग इक्वेशन कैसे इसका यूज़ करके हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमें मिला, ए अपान आर इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई। अब हम बात करते हैं आगे इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये बीम जो है किसके कारण बेंड होता है, एक्सटर्नल लोड जब इसमें अप्लाई होता है तो एक्सटर्नल लोड के कारण उसमें बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है, और बेंडिंग मोमेंट का कारण ये क्या होता है, बेंड होता है। तो एक्सटर्नल लोड के कारण इसमें मोमेंट पैदा होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक बेंडिंग मोमेंट हो गया एक्सटर्नल लोड के कारण, लेकिन उस एक्सटर्नल लोड के कारण आप देखोगे तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को ले लीजिए, है ना, उसके एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है न्यूट्रल लेयर के, और एक तरफ टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये टेंसाइल लोड और टेंसाइल कंप्रेसिव लोड ऐड करता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। तो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स काम कर रहा है इस बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम लेंगे, और जो भी फोर्स ऐड करेगा, एक तरफ टेंसाइल फोर्स दूसरी तरफ कंप्रेसिव फोर्स, तो उस जो भी फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है उसका जो मोमेंट आएगा इस न्यूट्रल लेयर के अबाउट या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो वो जो मोमेंट होगा उस मोमेंट को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, और एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट पैदा होता है वो अलग चीज़ है ना। लेकिन जब बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब बीम जो है वो फेल्योर नहीं होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो बीम जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है। हमने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया एन ए। तो एन ए क्या है, देखिए न्यूट्रल लेयर को आप साइड से देखेंगे तो एक लाइन की तरह दिखेगा। तो जो लाइन दिखाई देगा न्यूट्रल एक्सिस का उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस होगा। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक तरफ कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा, दूसरी तरफ टेंसाइल फोर्स। तो न्यूट्रल एक्सिस पे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस बीम में कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसका जो भी मोमेंट होगा उस मोमेंट को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट का सम इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स के कारण पैदा हो रहा है मोमेंट के बराबर। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो मोमेंट आता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें।
तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी बीम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बीम के लिए। तो ये जो हमने न्यूट्रल लेयर लिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है डी ए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ई एफ लेयर का, जो कि न्यूट्रल लेयर से या न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस छोटा सा लेयर हमने लिया हुआ है ई एफ, उस पर हम फोर्स निकालते हैं, उस पर मोमेंट निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई एफ लेयर में जो फोर्स काम करेगा इसकी वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो स्ट्रेस हमें पता है, लेयर ई एफ पे हमने कैलकुलेट किया वाई ई अपान आर इंटू डी ए, ये हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। ई इंटू आर, ई अपान आर इंटू वाई ये स्ट्रेस की वैल्यू है और डी ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इस लेयर का। तो ये फोर्स जो काम करेगा लेयर ई एफ में, ये फोर्स की वैल्यू है। अब इस फोर्स की वैल्यू के कारण इस लेयर ई एफ में एक मोमेंट होगा, कितना मोमेंट आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और मोमेंट जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस वाई है, लेयर का जो डिस्टेंस है वाई है न्यूट्रल एक्सिस से, तो फोर्स इनटू वाई करेंगे तो हमें मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगा ई अपान आर इंटू वाई इंटू डी ए इंटू वाई, ये हो जाएगा। ये तो मोमेंट मिला न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में केवल लेयर ई एफ के लिए। हमें पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट चाहिए न्यूट्रल एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जो ये जो इक्वेशन मिला उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई अपान आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये होगा, जो कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। ई और आर की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए बाहर होगा, तो हमें फाइनली मिलेगा ई अपान आर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, है ना। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे इस बीम के लिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है। अब ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो मोमेंट पैदा हो रहा है जिसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं उसके बराबर होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने पहले भी किया हुआ बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, जिसको हमने कंसिडर किया कैपिटल एम। तो ये जो कैपिटल एम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगा इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो एम इज इक्वल टू ई अपान आर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये हमें मिलेगा। अब ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए आप देखोगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ना, डबल मोमेंट ऑफ एरिया इसको हम बोलते हैं। तो वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, और कौन से एक्सिस के अबाउट में है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं, तो इसके जगह पे हम आई यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फाइनली हमें एम इज इक्वल टू ई अपान आर इंटू आई मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो एम अपान आई इज इक्वल टू ई आर मिलेगा। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आप मैच करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला था सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमें मिला एम अपान आई इज इक्वल टू ई अपान आर। तो दोनों ही इक्वेशन क्या है, इक्वल है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिलेगा एम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू ई अपान आर। तो फाइनली ये जो इक्वेशन हमें मिला इस बीम के लिए यही बेंडिंग इक्वेशन कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है बेंडिंग ऑफ बीम के लिए। जब भी बेंडिंग इक्वेशन आपको पूछा जाए कि बीम के लिए बेंडिंग इक्वेशन क्या है तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, और इस इक्वेशन के बेसिस पे ही हम बेंडिंग ऑफ बीम और बेंडिंग स्ट्रेस के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन हमें मिल गया एम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा
अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर। यहाँ पे एम जो है वो बेंडिंग मोमेंट है बीम के किसी सेक्शन पे। तो देखिए बीम के अलग अलग सेक्शन पे हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस किसी भी सेक्शन पे आप अप्लाई कर रहे हो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट बीम सेक्शन, जो कि हमें न्यूटन एमएम में मिलेगा। यहाँ पे न्यूटन पर एमएम लिखा है तो इसको आप न्यूटन एमएम कर लेंगे, ठीक है। और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस सेक्शन पे जहाँ पे हम बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। और ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कि mm⁴ इसका यूनिट होगा। सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम एट दैट सेक्शन, है ना। तो जिस सेक्शन पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा, या इसको आप सिग्मा बी भी डिनोट कर सकते हो, जिसका यूनिट न्यूटन पर mm² होगा। वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज़ द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। देखिए न्यूट्रल एक्सिस है तो उससे जितने दूर जाते जाएंगे वाई की वैल्यू बढ़ते जाएगा, चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। तो वाई जो है वो किस लेयर पे हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस है न्यूट्रल लेयर से या न्यूट्रल एक्सिस से। तो वाई जो है वो हमें पता रहता है, एमएम में इसको हमें लेना है। और ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बीम मटेरियल का न्यूटन पर mm² में। और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस न्यूट्रल एक्सिस का, न्यूट्रल लेयर का, ठीक है। जब बेंड करेंगे तो ये एक आर्क के फॉर्म में बेंड होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस भी आर्क के फॉर्म में बेंड होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे जो रेडियस होगा इस आर्क का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जिसको हमें मिलीमीटर में लेना है। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स हैं हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो बेंडिंग इक्वेशन कहलाएगा। आई होप कि आज के लेक्चर में जो बेंडिंग इक्वेशन और प्योर बेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।